दिसंबर वाला ऐसा करिएगा कि थोड़ा सा यूट्यूब पर जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि फिर बहुत सेशन पीछा हो जाएगा। लगभग 4-5 तारीख तक आ जाएगा फिर फरवरी वाला, दोनों पार्ट नहीं डालेंगे जनवरी का तो फिर वो भी पीछे रह जाएगा। और एग्ज़ाम आप देखते हैं कि जो ही आता है तो पता चलता है कि एक आध सवाल आगे से पूछ देता है, तो इसी वजह से आप लोग देख लीजिएगा दिसंबर वाला। चलिए, ये जनवरी 2023 का है, ठीक है ना। इसमें देखिएगा कि भारत 1990 से ही भारत में एक परंपरा रहा है कि जब हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं कि किसी न किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को, दूसरे राष्ट्रपति को, दूसरे प्रधानमंत्री को हम लोग मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं। और ये 1990 से ही क्या कहते हैं परंपरा चल रहा है। तो इसी परंपरा के तहत एक बार फिर से हम लोग 2023 में गणतंत्र दिवस पर हम लोग बुलाए हैं, मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं उनको बुलाए हैं। तो हमको बताइएगा कि हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? सुने हैं कि ये सब भी नहीं पता आप लोगों को। कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1947 से 50 से 26 जनवरी 1950 से। अच्छा, ये 26 जनवरी का दिन ही हम लोग क्यों चुने? क्योंकि नहीं, संविधान तो लागू हुआ था, लेकिन संविधान जो लागू हुआ वो 26 दिसंबर 1950 को ही क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ था क्योंकि रावी नदी के किनारे 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के किनारे, किसके किनारे? रावी नदी के किनारे नेहरू जी यहाँ पर पहली बार भारत के झंडा को फहराए थे और भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा किए थे, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किए थे। इसी वजह से 26 जनवरी का दिन जो था ऐतिहासिक बन गया था। 26 जनवरी 1930 को ये घटनाएं हुई थी कि रावी नदी के किनारे नेहरू जी झंडा फहराए और यहाँ पर भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई थी, यानी भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, जिसके कारण वो दिन ऐतिहासिक बन गया था। और उस दिन ऐतिहासिक होने के कारण जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो हम लोग जो भारतीय संविधान को लागू करने का प्रयास किए वो इसी दिन किए, और इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन से हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है साहब। चलिए, अब देखिएगा साहब कि इस बार हम किनको बुलाए हैं? मिस्र और ये जो है साहब इंग्लिश में इसको बोलते हैं इजिप्ट। जिस तरह से हिंदी में बोलते हैं भारत और इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया, उसी प्रकार से मिस्र और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, क्या नाम है इनका? अब्देल फतह अल सीसी को 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है साहब। तो गणतंत्र दिवस हम लोग 2023 में कौन सा मनाएंगे? 74वें गणतंत्र दिवस। ये नंबरिंग भी याद रखना, 74वें गणतंत्र दिवस हम लोग 2023 में मनाएंगे। और इस गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, ठीक है, अब्देल फतह अल सीसी होंगे, ठीक है साहब, इसको याद रखिएगा। और 2021 में हम लोग आमंत्रित किए थे मुख्य अतिथि के रूप में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उस समय के पीएम ब्रिटेन के उस समय के पीएम थे, कौन थे? बोरिस जॉनसन। कौन थे? बोरिस जॉनसन। इनको आमंत्रित किए थे, लेकिन कोरोना के कारण ये नहीं आ पाए थे। इस वजह से 2021 में कोई नहीं आ पाए। और ये देखिएगा कि जो 8 मई को बीपीएससी का हुआ था 67वीं वाला में, तो उसमें यही सवाल पूछा गया था कि कौन आए थे, ठीक है, कौन हिस्सा लिए थे। सवाल ये आया था कि जो 2021 में गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसके परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कौन हिस्सा लिए थे, ठीक है। और ऑप्शन में दिया होता क्या कहते हैं? बोरिस जॉनसन। और बच्चा मार के गदगद में था क्योंकि आमंत्रित किया गया था इनको। लेकिन ये सवाल ये पूछा कि कौन हिस्सा लिए परेड में, तो भाई जब अबे नहीं किए, हम तो आमंत्रित किए, लेकिन जब वो आए ही नहीं तो हिस्सा कैसे लिए? समझ रहे? तो आंसर होता है इनमें से कोई नहीं, लेकिन लोग मार के गदगद में था, तो कोई बात नहीं है। तो याद रखना है कि 2021 में नहीं आए थे बोरिस जॉनसन। और 2020 में जो बुलाए थे, हम लोग बुलाए थे किनको? जायर बोल्सोनारो को। ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, ये अब हट चुके हैं, ठीक है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, अब हट चुके हैं। इनके जगह पर जो बने हैं लूला दा सिल्वा। कौन बने हैं? लूला दा सिल्वा बने, ठीक है ना साहब। चलिए, लुलिया नहीं बोलना है। चलिए अगला, इसे याद रखे हैं, सही बात है। और इसी वजह से यादो है, इसी वजह से याद भी है, ठीक है ना। चलिए, हाँ, इसीलिए याद है। चलिए अगला देखिएगा साहब,
तो ये जो आप पिक देख रहे हैं ना, यही है साहब मुख्य अतिथि जो होंगे अब्देल फतह अल सीसी। चलिए अच्छा, मिस्र जो है, मिस्र ये किस महादेश में है? अफ्रीका महादेश में। किस महादेश में है? अफ्रीका महादेश में है। अगर मिस्र को आप देखिएगा तो थोड़ा सा देखिएगा, अगर दिखता हो थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं कि मिस्र जो है, यहाँ दिख नहीं रहा है, क्या बोले? हाँ हाँ, कर्क रेखा तो करती है ना, कहाँ हो, हमको तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, लीबिया के पास में है इजिप्ट। हाँ ये वाला है, ठीक है। एक्चुअली है कि ये धुंधला पिक है, ये सर्च करते हैं ना नेट से तो क्लियर आता है, यही है मिस्र, ठीक है। तो देखिए ये किस महादेश में है? अफ्रीका महादेश में, और बताए होंगे कि कर्क रेखा वाले में भी है कि नहीं। चलिए उसके बाद अगला देखिएगा, चलिए अगला है हम लोगों का कि 8 जनवरी 2019 को लोकसभा से तथा 9 जनवरी 2019 को राज्यसभा से पारित 124वें संविधान संशोधन विधेयक एवं 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, क्या होना चाहिए? हाँ, अधिनियम, थोड़ा सा छूटा हुआ, अधिनियम द्वारा पारित समान श्रेणी के वर्गों को 10% आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया, और इस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ से भी 3-2 के बहुमत से क्या हो गया? बहुमत पारित हो गया। देखिए ये टोटल कहानी क्या है समझिएगा। टोटल कहानी यह है कि संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया, एक प्रस्ताव लाया गया। ये प्रस्ताव ये लाया गया कि देखिए साहब, आरक्षण जो दिया गया है ये जाति के आधार पर दिया गया है। तो होता क्या है कि जाति के आधार पर आप आरक्षण दिए हैं, तो आरक्षण उन सभी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो गरीब है। तो गरीबी जो होता है जाति के आधार पर नहीं आता है, गरीबी किसी भी जाति में हो सकता है। तो ये कहा कि देखिए साहब, जो सामान्य जाति है, समान वर्ग, जिसमें हम लोग बोलते हैं राजपूत, भूमिहार वगैरह जो आते हैं सामान्य वर्ग में, तो ये जो वर्ग हैं इनको भी आर्थिक रूप से अगर पिछड़ा हो, यानी गरीब हो, तो इन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए सरकारी नौकरी में, कॉलेज में एडमिशन करवाने वक्त, ठीक है। और ये प्रस्ताव पारित किया गया संसद से। तो संसद से जब भी पारित होता है तो 2 तरह की बातें होती हैं साहब। एक बातें क्या होती है संसद से पारित करने के लिए? संसद का अंग कितना होता है बताइए आप लोग? संसद का अंग कितना? अंग 3, सही बात है। संसद का जो अंग होता है, संसद का 3 अंग होता है। एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा, और एक होता है आपका राष्ट्रपति, एक होता है आपका राष्ट्रपति। अब देखिए कोई भी कानून बनता है ना, कोई भी कानून बनता है संविधान से पास अगर होता है, वो किस प्रकार से होता है समझिएगा थोड़ा सा। देखिए मान लीजिए कि कोई भी कानून पास करना हो ना, तो जिस समय वो प्रस्ताव लाया जाएगा, कोई भी नियम कानून बनाने के लिए प्रस्ताव अगर लाया जाता है, तो उस प्रस्ताव को उस समय बोलते हैं हम लोग विधेयक। क्या बोलते हैं? विधेयक बोलते हैं, ठीक है। लाए हम क्या? प्रस्ताव कि चलिए हम क्या करें कि गरीब जो व्यक्ति है, सभी वर्ग का सामान्य वर्ग का, उसको हम लोग आरक्षण दें, ठीक है। तो इसके लिए लाएंगे प्रस्ताव कि भैया चलिए आप क्या करिए कि सामान्य वर्ग में भी कोई गरीब है तो उसको आरक्षण दे दीजिए। तो ये जब आएगा ना लोकसभा में, तो ये कहलाएगा विधेयक। क्या कहलाएगा? विधेयक। यहाँ से मान लीजिए पास हो गया, फिर किस में आएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में आएगा तब यहाँ जो होगा पास हो जाएगा। तो यहाँ भी आएगा ना राज्यसभा में, तो ये भी उस समय भी क्या कहलाएगा? विधेयक ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विधेयक ही कहलाएगा। फिर आएगा राष्ट्रपति के पास, जब राष्ट्रपति के पास भी आएगा तो क्या कहलाएगा? विधेयक ही कहलाएगा। लेकिन राष्ट्रपति का जो ही सिग्नेचर हो जाए, तब ये जो बन जाएगा विधेयक से क्या बन जाएगा? जो ही हस्ताक्षर हो जाएगा तो विधेयक से क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। और कानून को बोलते हैं अधिनियम। क्या बोलते हैं इसको? अधिनियम। आए समझे बात? विधेयक और अधिनियम में क्या डिफरेंस है कि अगर कानून विधेयक राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाए, अनुमति मिल जाए किसी विधेयक को, तब वो बनता है अधिनियम या कानून बन जाता है, नहीं तो विधेयक ही बन के वो रह जाता है। तो कभी तो ऐसा होता होगा ना कि जो हम विधेयक लाए,
तो मान लीजिए लोकसभा से पास हो जाता होगा लेकिन राज्यसभा में जाके फेल हो जाता होगा, या ऐसा होता होगा कि राज्यसभा से पास हो जाता होगा लोकसभा में फेल हो जाता होगा। कुछ ऐसा भी होता होगा कि लोकसभा राज्यसभा से पास होता होगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करता होगा। तो बताइए अगर वो सिग्नेचर नहीं हुआ, एक जगह फेल हो गया, तो वो प्रस्ताव केवल क्या बन के रह गया, क्या वो अधिनियम बन पाया क्या? तो इसका मतलब विधेयक की संख्या अधिक होगी जबकि अधिनियम की संख्या क्या होगी, कम होगी। इतना बात समझ में है ना। अब देखिए यही बातें हम लिखे हैं कि 8 जनवरी 2019 को लोकसभा से पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम? ये समान वर्ग को जो आरक्षण दिया जाने वाला है, जिसको बोलते हैं EWS। क्या बोलते हैं? EWS, ठीक है। तो ये यहाँ से पारित हो गया। तो देखिएगा, ये जो अगर पूछेगा आपको कि कौन से विधेयक के तहत समान वर्गों को 10% आरक्षण दिया गया था, हम लोग बोलेंगे 124वें संविधान संशोधन विधेयक। लेकिन आपको अधिनियम पूछेगा तब क्या बोलेंगे? 103वां, क्योंकि अधिनियम की संख्या क्या होगी, कम होगी। और आरक्षण कितना दिया गया? 10% दिया गया। आए समझ बात? इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ से पारित तो हो गया, पारित होने के बाद भी ना यहाँ पर जो पिछड़ी जाति के लोग और भी जिनको आरक्षण पहले से मिला हुआ है, उनका कहना ये हुआ साहब कि आप सब लोगों को आरक्षण ही दे दिए। मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि चलिए लड़का सबको मिठाई देंगे, लड़की लोग को नहीं देंगे, ठीक है। अब लड़का को दे दिए और बाद में जाकर के बोले, तो बताइए आरक्षण किसको मिल गया? लड़का को मिल गया। और बाद में जाकर के बोले चलिए कि जो भी लड़कियां हैं, ठीक है, हाँ नहीं लड़की जो भी हैं, ठीक है, चलिए इसको मिठाई नहीं देंगे, इसको रसमलाई दे रहे हैं। तो कैसा बुझाएगा कि दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? कि अगर आप आरक्षण इसको भी दे रहे हैं और बाद में आरक्षण इसको भी दे रहे हैं, तो बताइए बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मान लीजिए इधर भी मिठाई दे रहे हैं और इधर भी मिठाई दे रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा? बस फर्क क्या पड़ा कि पहले और बाद की। तो अब बताइए पहले बाद की फर्क पड़ी, तो इसका मतलब ये कहना हुआ, आप तो ये सवाल उठाइएगा ना कि सर आप तो बोले थे लड़की को नहीं मिलेगा, फिर कैसे लड़की को मिल गया? इसका मतलब कि मेरा जो आरक्षण था कि मिठाई खाने का, वो आरक्षण आप क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। अगर उसको भी दे दिए तो बचा कहाँ आरक्षण हमको खाने का? समझ रहे? उसी तरह की बात कि जब ये जो था ना अत्यंत पिछड़ा वर्ग या जिस वर्ग को मिला हुआ था पहले से आरक्षण, ये सवाल उठा दिया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया, आवेदन दे दिया कि साहब जब सवर्ण को भी मिल जाएगा आरक्षण तो हमारा आरक्षण बचा कहाँ? उसको भी आरक्षण, उसको भी आरक्षण, हमको भी आरक्षण, सबको आरक्षण ही मिल गया, तो बताइए आरक्षण रहा कहाँ? समझ रहे? तो इस तरह की बात है। तो जब भी किसी भी व्यक्ति को पैरेलल करना चाहते हैं ना, बराबर में लाइएगा, तो चाहे तो किसी का अधिकार छीन लीजिए, चाहे किसी के अधिकार को बढ़ा दीजिए, ऑटोमेटिक दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। आए समझ में? मान लीजिए कि आपके पास 2 रोटी है, इसके पास आधा रोटी है, तो चाहे तो आधा रोटी इसे हटा दीजिए और चाहे तो आधा रोटी इधर दे दीजिए, तब दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यही कहना चाहिए कि आरक्षण जो है आप सवर्ण को भी दे दिए, तो बताइए मेरे पास आरक्षण रहा कहाँ? इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये आवेदन दिया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या किया कि इस पर फैसला देने के लिए ना 5 सदस्यीय एक बेंच बनाया, जिसको पीठ कहा जाता है, संविधान पीठ। क्या बोला जाता है उसको? संविधान पीठ बोला जाता है, ठीक है। तो ये बनाया और ये बना करके 3-2 के बहुमत से क्या कर दिया? पारित कर दिया। मतलब 3 जो इसका सुप्रीम कोर्ट का जज था, जो इस पैनल में था, वो बोला कि नहीं ये लागू होना चाहिए, 10% आरक्षण समान वर्ग को मिलना चाहिए। और 2 जो उसमें जज थे वो बोले कि नहीं नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समझिए आरक्षण ही समाप्त हो गया। प्रत्यक्ष रूप से आरक्षण नहीं समाप्त हुआ, लेकिन आरक्षण क्या हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त हो गया। सीधी बात है। और इसमें जो यू ललित थे, जो अभी के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे, अभी हट कर चुके हैं। अब इसके स्थान पर कौन बन चुके हैं? हाँ, DY चंद्रचूड़ बन चुके हैं, ठीक है। तो ये हट चुके हैं और ये भी इस पैनल के सदस्य थे, ठीक है। और ये जो थे ना, ये 10% आरक्षण के विरोध में थे, इसके विरोध में थे कि नहीं 10% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये यू ललित बोल रहे थे कि अगर आप उसको देते हैं तो आरक्षण ही समाप्त हो गया। आए समझ में? अब देखिए कि किसको संविधान के अनुसार कितना आरक्षण मिला हुआ है। SC को देखिए 15% मिला हुआ है। जो ST कैटेगरी में आते हैं उनको 7.5% मिला हुआ है और जो OBC में आते हैं उनको 27% मिला हुआ है। ये जो है सो जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, जिसकी आबादी जितनी है उस हिसाब से ये आरक्षण को लागू किया गया।
आए समझ में बात। तो बस हमको मोटा मोटी याद रखना है कि 10% आरक्षण जो दिया गया समान वर्ग को दिया गया, ठीक है, EWS जिसको बोलते हैं। और ये जो दिया गया 124 में संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा, और अधिनियम पूछेगा तो 103 में। कभी कभी आपको BPSC वाले खास करके ये पूछ देगा कि कब लोकसभा से पारित हुआ और कब राज्यसभा से पारित हुआ, ठीक है, डेट भी पूछ देता है, समझ रहे। ये आदमी सही नहीं होता BPSC वाला सब, समझ रहे ना। चलिए अगला देखिएगा साहब, अगला ये है कि भारत के 22वें विधि आयोग, भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी बने हैं। और इनका कार्यकाल जो होगा कब से कब तक होगा? 21 फरवरी 2023 तक ही रहेगा। ये फरवरी जो है ना, हाँ बस इतना ही कम रहेगा, ये कुछ समय के लिए बन रहे हैं, ठीक है, फिर इनके बाद बनाया जाएगा। तो ये बने हैं 22वें नंबर के, नंबर भी याद रखना। 22वें विधि आयोग कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी बने हैं। और बताइए कि विधि आयोग का जो ये बनाया जा रहा है, ये किस भारतीय संविधान अधिनियम में था? बताइए। भारत शासन अधिनियम किस में था? भारत शासन अधिनियम 1833 में पहली बार विधि आयोग का वर्णन था, है ना। और किसकी अध्यक्षता में बना था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और अभी बताए थे ना हम लोग कि यही चीज़ें हमारे संविधान में जुड़ा हुआ है। और आप देख लीजिए 22वें विधि आयोग जो बनाए गए वो ऋतुराज अवस्थी बनाए गए 22वें, है ना। चलिए साहब, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। जबकि पहली बार कब बनाया गया था? 1833 में, अधिनियम 33। और पूछेगा कि कब नियुक्त किया गया था, तो 1834। 43 वाला तो था दास पर था ना, तो 33 में लाया गया था, 34 में नियुक्त किया गया था, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला है कि G20 का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के कहाँ हुआ है? बाली में हुआ है। इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। और ये जो संपन्न हुआ कब? नवंबर 2022 में संपन्न हुआ। और इस सम्मेलन की जो मेजबानी कर रहे थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिनका क्या नाम है? जोको विडोडो। क्या नाम है? जोको विडोडो, ठीक है, याद रखना है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम जोको विडोडो, ठीक है, जोको विडोडो। चलिए साहब, G20 देखिए क्या है? G20 ही है ना। देखिए G20 जो है ना, ये ग्रुप ऑफ 20 मतलब 20 देशों का समूह है, ठीक है। और ये सारे विकसित देश और विकासशील देशों का समूह है, ठीक है ना। और ये सारे देश मिल करके एक दूसरे का आर्थिक, सामाजिक, रक्षा, इन सारे क्षेत्रों में क्या करता है? मदद करता है एक दूसरे को, ठीक है, टेक्नोलॉजी वगैरह में। तो लगभग ये जो 20 देश है ना, इस 20 देश को अगर जोड़ दें ना, तो 60% जो इकोनॉमिकल है इसी के पास है। मतलब 60% पूरी दुनिया की संपत्ति इसी 20 देश के पास है, समझ रहे हैं। इतना ये पावरफुल जो है सर G20 संगठन है। तो नहीं, हाँ, भारत G20 में भारत आता है, ठीक है। नीचे लिखे हुए सदस्य देश कौन सा है? तो देखिए 2021 में जो हुआ था, कहाँ हुआ था? रोम कहाँ की राजधानी है? इटली की। कहाँ की राजधानी है? इटली की है। इस बात को याद रखेंगे। और बताइए कि इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाँ, जॉर्जिया मेलोनी। कौन बने हैं? जॉर्जिया मेलोनी। हम पूछते भी चलेंगे ना, जॉर्जिया मेलोनी कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। चलिए, और ये किसके स्थान पे बने हैं? मारियो ड्रागी के स्थान पर। किसके स्थान पर? मारियो ड्रागी के स्थान पे बने हैं साहब। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और 2021 में जब G20 हुआ था तो उस समय यही अध्यक्षता किए थे मारियो ड्रागी, ठीक है। और अभी बन चुकी है जॉर्जिया मेलोनी। ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साहब, इसलिए अधिक VVI हो जाता है। चलिए, ये बातें हो गया। उसके बाद देखिएगा साहब, उससे भी अधिक VVI ये होता है कि 2023 में ना भारत के नई दिल्ली में होगा, ठीक है। और ये आया भी था। और कितना बार में लिखा है? अगस्त में लिखा हुआ है, सितंबर में लिखा हुआ है, अक्टूबर में लिखा हुआ है, दिसंबर में है नहीं है, लेकिन जनवरी में आ गया, ठीक है। तो कई बार क्या हुआ? देखिए इसकी, हाँ, नहीं उसको ठीक किया, हाँ, नई दिल्ली में। ये जो होगा नई दिल्ली में होगा, 2023 में जो होगा भारत के नई दिल्ली में होगा, ठीक है। हाँ, G20 शिखर सम्मेलन। चलिए 2023 में याद रखना है। अब देखिए जो इसका थीम क्या था, 2022 में जो हुआ कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के बाली में। इसका थीम क्या था? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। क्या याद रखना है? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, इसका थीम था। कई बार थीम पूछा जाता है। अब बात आई G20 की, तो बताइए G20 की स्थापना कब हुआ? 26 सितंबर 1999 को, 26 सितंबर 1999 को हुआ था, ठीक है।
अब देखिए कुछ देश का प्रमुख जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है तो उसका नाम लिख दिए हैं, जो प्रमुख है, जहां से हो सकता है कि सवाल पूछा जा सके। तो इसी वजह से इसका नाम भी हम लोग लिख दिए हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भाग लिए हैं। तो बताइए अर्जेंटीना किस महादेश में है? अर्जेंटीना किस महादेश में? बताइए जल्दी से, जल्दी से। अर्जेंटीना उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। चलिए दक्षिणी अमेरिका। और इसके राष्ट्रपति कौन भाग लिए हैं? अल्बर्टो फर्नांडिस। कौन भाग लिए हैं? अल्बर्टो फर्नांडिस। उसके बाद टर्की के राष्ट्रपति भाग लिए हैं तैयब एर्दोगन। कौन है? तैयब एर्दोगन। ठीक है, ये भाग लिए हैं टर्की के। उसके बाद देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज। कौन भाग लिए हैं? एंथनी अल्बानीज। और विशेष रूप से याद रखिएगा, और ये काफी वीवीआई बन जाता है, विशेष रूप से व्लादिमीर पुतिन, सॉरी जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन के। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव। ठीक है, इसको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। अब देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि G20 का ये सदस्य नहीं है, रूस सदस्य है। लड़ाई किस में हो रहा है? रूस और यूक्रेन में। तो जो सदस्य है तो अबे किया और इसको इस सब मिलके बुलाया है, समझ रहे? दोनों दुश्मन को एक साथ लाया है, समझ रहे? इसी वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से रूस वाला जो था ना पहले भाग गया, आया ना, जो ही एकरा देखा ना बोला नहीं रहेंगे, किसको कहा तुम सब बुलाया, समझ रहे? इसलिए निकल गया पहले ही। चलिए हाँ, एक दिन ही बैठक हुआ, एक ही बैठक में भाग लिया, उसके बाद वो निकल गया, बोला नहीं रहेंगे हम यहाँ पे, हमारा दुश्मन को बुला के रखता है। चलिए अगला देखिएगा साहब कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। जो G20 है इसके सदस्य देश कौन कौन से, याद रखना है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा इंडिया, इंडोनेशिया, इंग्लैंड, इटली। देख रहे हैं ना, शुरू में जो भी है चार है ओ वाला। उसके बाद ऐसे लॉजिकल नहीं बैठेगा, बाद में जाकर आपको डिस्टर्ब होगा, लेकिन 8 कम से कम आप याद रख सकते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया, इंडोनेशिया, इंग्लैंड, इटली। फिर देखिए दक्षिण कोरिया, कनाडा, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, तुर्की, रूस, मैक्सिको, जापान, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ। तो इसका मतलब आपको इंडिया नजर आ गया ना। तो इसका मतलब G20 का सदस्य इंडिया है, लेकिन G7 का सदस्य भारत नहीं है। G7 का सदस्य भारत नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिएगा साहब कि इजराइल के जो छठी बार प्रधानमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? बेंजामिन नेतान्याहू। कौन बने हैं? बेंजामिन नेतान्याहू बने हैं, छठी बार बने हैं। और ये याइर लापिद के स्थान पर बने। किसके स्थान पर बने हैं? याइर लापिद के स्थान पर बने हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इनका जो संबंध है किस पार्टी से है? लिकुड पार्टी से। किससे संबंध है? लिकुड पार्टी से। अब बताइए कि इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, वही जेरूसलम जहाँ पर ईसा मसीह है ना का जन्म हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इसहाक हर्जोग। कौन है? इसहाक हर्जोग। तो प्रधानमंत्री जो बने हैं बेंजामिन नेतान्याहू, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? इसहाक हर्जोग है। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखना है। ये आप जो देख रहे हैं पिक, यही है साहब कौन? बेंजामिन नेतान्याहू। कौन है ये? बेंजामिन नेतान्याहू है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, तो देखिए इजराइल हम बताए थे एक दिन कि कोई देश नहीं है, बताए थे ना, इजराइल कोई देश नहीं था, ये बताए थे ना कि नहीं बताए थे? चलिए देखिए बता देते हैं। देखिए आप देखिएगा इजराइल को, तो इजराइल को मैप में इस प्रकार से देखिएगा, बिल्कुल पतला सा इस तरह से छोटा सा देश है। ठीक है ना। तो आप देखिए कि हिंदू के लिए अगर देश माना जाए, जैसे भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन अगर हिंदुओं के रहने का स्थान माना जाए तो भारत है। ठीक है ना। और इसी तरह से ईसाई वगैरह देखिए तो जितना यूरोपियन देश है, चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे जो भी हो, ये सारे देश ईसाइयों के लिए होता है और ईसाई लोग वहाँ हैं। और मुस्लिम देश 53 है पूरे दुनिया में। पूरे दुनिया में कितना मुस्लिम देश है? 53 मुस्लिम देश है। उसी 53 मुस्लिम देश में एक मुस्लिम देश ये फिलिस्तीन था। फिलिस्तीन था। कौन था? फिलिस्तीन था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और एक जाति हुआ करता था यहूदी धर्म के लोग। एक धर्म होता है यहूदी का नाम सुने हैं ना, यहूदी धर्म। ये धर्म तो देखिए हर धर्म के लोगों के लिए कहीं ना कहीं देश है, लेकिन यहूदी के लिए कोई देश ही नहीं था। तो ये क्या करता था कि जो इसके आसपास के क्षेत्र था वहाँ पर रहता था, जैसे युगांडा वगैरह हो गया, रवांडा वगैरह हो गया, ठीक है ना, अजरबैजान वगैरह हो गया, इन सारी जगह पर ये रहता था। ठीक है ना। और होता क्या था कि यहूदी को ना मारा पीटा जाता था। समझ रहे बात को? यहूदी को मारा पीटा जाता था कि मुस्लिम देश में ऐसे भी जो इस्लामिक स्टेट ऑफ लिखा जाता है फलाना,
या पाकिस्तान या कोई भी, तो इसका मतलब हुआ कि वो केवल और केवल किस देश, किसके लिए वो देश है? मुसलमान के लिए है। तो ये इसी तरह का फिलिस्तीन था। तो यहाँ पर जब ये यहूदी के लोग रहते थे ना, तो इसको मारा पीटा जाता था। समझ रहे बात को? अब देखिए, जब मारा पीटा जाता था ना, तो यहूदी क्या करता था? भाग करके यहाँ से, या मान लीजिए कि ये युगांडा में रह रहा है। कहाँ रह रहा है? युगांडा में। ये भाग करके बेचारा चलाता था कहाँ पे? फिलिस्तीन में। यहाँ पर मारा पीटा जाता था तो बेचारा भाग करके चलाता था जॉर्डन। यहाँ पर जॉर्डन है, मान लीजिए यहाँ पर जॉर्डन, और ये सारे मुस्लिम देश हैं। समझ रहे? तो बेचारा हर समय मार खाते चलता था, कभी इधर से कभी उधर से। इसका कोई देश ही नहीं था, कोई रहने नहीं देता था। समझ रहे हैं? तो ये मार खाते खाते अंतिम में सोचा कि वो कमजोर देश जो है, जो मारबो करता है तनी धीरे मारे, है कि नहीं, तो वैसा देश में जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसी वजह से ये क्या कर दिया कि चला आया सीधा फिलिस्तीन में। मतलब मारबो करेगा तब भागेंगे नहीं। ये चल आया फिलिस्तीन में, यहाँ रहना शुरू कर दिया। समझ रहे? और यहाँ रहना शुरू कर दिया, मार खाते रहा लेकिन हिला नहीं। समझ रहे? और क्या किया कि अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाना शुरू कर दिया। समझ रहे? अपना टेक्नोलॉजी, पढ़ाई और अध्ययन का जो क्षेत्र है, साइंस के क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया। मार खाते रहा लेकिन काम करना शुरू रखा। और जब ये टेक्नोलॉजी में बढ़ गया ना, जब इसके पास हथियार वगैरह सब कुछ आ गया, टेक्नोलॉजी ये खुद का बना लिया, कोई इसको दिया नहीं, खुद का टेक्नोलॉजी बना लिया। और तब क्या क्या जानते हैं कि फिलिस्तीनियों पर ना उलट के जो ही एकरा पर आक्रमण किया ना, इसको मारने के लिए जो ही यहूदी को मारने के लिए फिलिस्तीनी जो मुस्लिम था आक्रमण किया, ये उल्टे इसको मारना शुरू कर दिया। समझ रहे बात को? उल्टे मारना शुरू कर दिया और इसका आधा जो था ना, आधा फिलिस्तीन इस पर कब्जा कर लिया। समझ रहे? और इसका नाम दे दिया ये इजराइल। क्या नाम दे दिया? इजराइल। बाबू अब ये फिलिस्तीन नहीं रहेगा, अब क्या बन जाएगा? इजराइल बन जाएगा। अब जो करना है कर लो। ठीक है, ये बन गया इजराइल। अब फिर क्या किया कि फिलिस्तीन ना बार बार, क्योंकि इसका क्षेत्र अब ले लिया, तो ये बार बार वो क्षेत्र छोड़ाना चाहेगा ना, तो बार बार उस पर आक्रमण करता था। आई बार बार उसको लतिया के आधा क्षेत्र लेते रहता था। समझ रहे? जे बार आक्रमण करेगा ते बार तोरा लतिया आएंगे। समझ रहे? उतना क्षेत्र बढ़ाता था। आए समझे बात? इतना टेक्नोलॉजी बढ़ा लिया। देखिए, कोई देश नहीं था, घूमता रहता था भोटिया की तरह, कभी इस देश में कभी उस देश में। अब इसको बड़ी मार मारा। जब बड़ी मार मारा ना, तो मुसलमान में देखिएगा, मुस्लिम में लोगों में, तो ऐसे धर्म के आधार पर कोई भी धर्म है वो एकजुट हो जाता है, चाहे कोई भी हिंदू धर्म हो या मुस्लिम। लेकिन मुस्लिम में थोड़ा अधिक कि वो धर्म के आधार पर जल्दी से एकजुट हो जाता है। समझ रहे? तो यही बात था कि फिलिस्तीन में। और याद रखिएगा कि मुस्लिम में होता क्या है कि अगर भारत का मुस्लिम और क्या कहते हैं बांग्लादेश का मुस्लिम या सऊदी अरब का मुस्लिम, समझिए कि सब भाई भाई होता है। आप भले उसके बगल का हैं, उसके साथ में थाली में खाते होते होंगे, अगर सड़क पर मिलेगा ना सऊदी अरब का कोई मुस्लिम और आप मिलिएगा और आपको बोलेगा कि चलो थोड़ा सा, आप बोलिएगा चलो लेकर के थोड़ा हमको, तो वो आपको नहीं लेके जाएगा, वो उसको लेके जाएगा। याद रखिएगा। समझ रहे? इतना यूनिटी होता है, यूनिटी जरूरी भी है। चलिए, तो इस तरह की बात है। तो क्या हो गया, जब ये फिलिस्तीनी को मारा ना, फिलिस्तीन में कौन बैठा हुआ है? मुस्लिम है ना। तो इसको जब बड़ी कूटा ना, तो बगल में है रवांडा, जॉर्डन, ऊपर पर है मिस्र। समझ रहे? साइड में ये मिस्र, ये सारे देश मिलकर के फिलिस्तीन को सपोर्ट कर दिया। ये हथियार लो, सेना लो, लेकिन इसको मार के भागा। समझ रहे? तो कुल मिलाकर के 9 देश भाग ले लिया, जिसमें अपना पाकिस्तान भी शामिल था। समझ रहे? हाँ, अपना ही है ना, अपना पाकिस्तान है वो उसका थोड़े हो गया, तो ऐसे दे दिया है कि नहीं, तो वो आज नकल होबे करेगा। चलिए, आज समझे बात। तो ये 9 देश उस युद्ध में, 1960 की घटना है, 1960 की बात बोल रहे हैं। ये 9 देश मिलकर के इस पर आक्रमण कर दिया इजराइल पर। और इन 9 देश को अकेले इजराइल 6 दिन में ना हरा दिया। 9 देश को अकेले 6 दिन में हरा दिया। और हराबे नहीं किया, हराने के बाद ये जो टोटल था ना इसका, सब खत्म, सब खत्म, कुछ नहीं बचा है। इतनी को बचा, बता देते हैं, तनिए को बचा है, तनी को बचल है, इतनी को। समझ रहे? ये है गाजा पट्टी। क्या है? गाजा पट्टी। तो फिलिस्तीन खत्म। अब जो ये मुस्लिम था ना, ये बचल है यहाँ पर गाजा पट्टी में। समझ रहे? गांजा पी के सुतल है यहाँ पर। और सौंसे कौन सी बन गया? ये इजराइल बन गया। आए समझ में? अब ये फिलिस्तीनी कभी कभी क्या करता है कि क्या को बम उम ना इसके जेरूसलम पे छोड़ता है, तो कभी कभी देखिएगा कि लड़ाई उड़ाई होते रहता है। तो आए समझ में? इजराइल कैसे देश बना, इस तरह की बातें थी इजराइल का। और ये तो बहुत अब क्या हो गया, देखिए, जो ये हराया था ना, जॉर्डन, मिस्र, युगांडा, ये सब लड़ाई में भाग लिया था, तो इसको कभी देश ही नहीं मानता था
कि इजराइल देश भी है, बोलता फिलिस्तीन है भाई, इस पर तो आक्रमण कर लिया। और इसके साथ ना राजनीतिक संबंध भी नहीं रखता था, मतलब कुछ लेना देना नहीं, ना हथियार ना कुछ भी नहीं, बोले कुछ नहीं इसको देंगे ना लेंगे, समझ रहे, इसको देश हम मानवे नहीं करेंगे, मतलब व्यापारिक संबंध किसी भी प्रकार का संबंध रखबे नहीं करेंगे। लेकिन ये खुद को इतना टेक्नोलॉजी बढ़ा लिया, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ा लिया कि भारत जैसा देश उसे लेता है हथियार वगैरह, है कि नहीं। तो अंतिम में क्या करना पड़ा, मिस्र को, जॉर्डन को, इस सब को ना समझौता करना पड़ा, और समझौता करके अपना अपना राजनयिक मतलब राजदूत अब यहाँ रखने लगा इजराइल में कि भाई तुम्हारा इजराइल है, समझ रहे। तो सवाल ये पूछा गया था बीपीएससी में कि आप देखिएगा 64वीं या 65वीं में कि वह कौन सा मुस्लिम देश है जो इजराइल के साथ पहला राजनयिक संबंध स्थापित किया। तो वो था सबसे पहला जो स्थापित किया था वो था आपका मिस्र, सेकेंड पर था जॉर्डन, और तीसरा पर आया था यूएई। इसीलिए पूछा था उस समय, ठीक है, करंट अफेयर में याद रखिएगा। और अभी तो बहुत सारे देश अब इससे जुड़ चुका है, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी इसके पास है ना, सब लोग चाहता है कि हमको टेक्नोलॉजी मिले, इसीलिए करके सब दुश्मनी भूल गया, जो कूटा था ना सब भूल गया। चलिए अगला, बीपीएससी में जाते हैं तो कितना करंट अफेयर पूछता है, लगभग मिनिमम तो 25 से 30 तो पूछता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बीपीएससी में 25 से 30, 25 के 30 का मतलब हुआ कि 150 सवाल में 30 सवाल पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब 1/5 सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सीधी बात है। दरोगा में आप जाइए, पीटी में, मेंस में तो नहीं रहता है करंट अफेयर, लेकिन पीटी में आप जाइएगा तो वहाँ भी आपको सवाल कम से कम 20-25 सवाल वहाँ भी रहेगा। 20-25 सवाल का मतलब हुआ दरोगा का 1/4। आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर के हर मंथ में हम करंट अफेयर देते हैं, मुश्किल से होता है 10 से 12 पेज का होता है। 10 से 12 पेज बहुत हो गया, इनफ हो गया। तो 12 महीना का अगर हम जोड़ें, 1 साल का लगभग करंट अफेयर बैक का, तो कुल मिलाकर के मुश्किल से 100 पेज के आसपास होता है। और 100 पेज पढ़ करके 1/4 आप नंबर ला रहे हैं। और बाकी जितना सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स, इसके साथ साथ साइंस वगैरह, ये सारे पढ़ करके 5-7 मैथ रहता है, तो वो पढ़ करके तब आप लाते हैं कितना परसेंट, जो बाकी का 1/3 हो गया वो लाते हैं 75%, 25% इधर से। तो मतलब 12 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 10 सब्जेक्ट, तब आपको मिलता है 75%, और एक अकेले सब्जेक्ट दे रहा है आपको 25%। तो 75% में 12 से भाग दे दीजिए तो लगभग कितना का प्रॉबिलिटी आ जाती है, 6% की। तो एक सब्जेक्ट आपको 6% नंबर दे रहा है, और करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको 25% नंबर दे रहा है। लेकिन बच्चा सबसे ज़्यादा अगर इग्नोर करता है तो करंट अफेयर को करता है। आप किसी भी बच्चा को देख लीजिए, आपके साथ जो आता था एक लड़का, बोला था ना कि सर 96 नंबर मेरा दरोगा में आया, लेकिन करंट अफेयर ही हमसे नहीं बना था, जिसके कारण मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया। तो अब बताइए, इसका मतलब है कि करंट अफेयर अभी जितना भी बच्चा का रिजल्ट होता है वो करंट अफेयर ही मायने रखता है। और हम लोग क्या करते हैं कि करंट अफेयर का, खास करके जो नए बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है और जो नए होते हैं इस फील्ड में, कंपटीशन के फील्ड में, उनका एक स्वभाव होता है कि वो करंट अफेयर को इग्नोर करके चलता है। वो करंट अफेयर को तो सब्जेक्ट मानता ही नहीं है, वो सोचता है बस पेपर ऊपर देख लिए, न्यूज़ टीवी देख लिए, बस हो गया। साहब वो जमाना गया कि न्यूज़ चैनल देख करके केवल ये पूछ देता था कि मुख्य न्यायाधीश कौन बना है, तो टीवी पर देख लेते थे फलाना बना है। वो जमाना गया। अब जमाना दूसरा वाला है, आपको डीपली करंट भी पढ़ना पड़ेगा और करंट को एक सब्जेक्ट मान के आपको करना पड़ेगा। इसमें बच्चा का भी दोष नहीं है, इसमें भी बच्चा का भी दोष ज़्यादा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट में जो भी ट्यूशन कोचिंग है ना, वो टीचर खुद ही करंट अफेयर को सब्जेक्ट नहीं मानता है, मेरे समय से जो हमको पता है। जहाँ तक, ऐसे तो हमको नहीं पता ज़्यादा मार्केट की बातें, लेकिन हमको जहाँ तक पता है कि वो करंट अफेयर को सब्जेक्ट मानता ही नहीं है। करंट अफेयर पढ़ना है तो कुछ मत करो, इडुटेरिया का एक खरीद लो मंथली या वार्षिकांक, और बहुत ज़्यादा करता है ना तो क्लास में एक आध पीरियड दे करके वो आपको 2-4 पेज दे दिया याद करने के लिए, याद करके आइए और 2-4 सवाल उठा करके पूछ लिया, करंट अफेयर का काम खत्म। या प्रतियोगिता दर्पण, कोई एक मैगजीन आपको खरीदवा दिया और आपको क्या करवा दिया, रटवा दिया 2-4 पेज करके। अब वो जो मैगजीन होता है ना करंट अफेयर का, जो वार्षिकांक होता है, उसमें होता क्या है कि साल भर का जो युद्धाभ्यास अगर हुआ तो 50 युद्धाभ्यास एक ही साथ डाल दिया। कहीं बैठक सम्मेलन हो रहा है, G20, G7, बहुत सारे बैठक होते रहता है, तो ये सारे देश का बैठक 100 जो है सो खाका बना करके डाल दिया। कहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चेंज हुआ तो 50 देश का प्रधानमंत्री, 60 देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक साथ डाल दिया।
मतलब हम लोग कंप्यूटर है, मशीन है क्या कि सबको रट लेंगे, स्कैन कर जाएंगे? ऐसा थोड़ी है। तो वैसे कैसे बताइए कि वार्षिकांक से कैसे बच्चा सारे बात को याद रख सकता है? तो सिलेक्टेड सवाल होना चाहिए कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हर जगह बन रहा है, इतना देश है, हर जगह चेंज हो रहा है, सबको आप उठा के डाल दिए तो बच्चा से संभव है कि वो सारे को रट कर स्कैन कर जाएगा? संभव ही नहीं है। तो आप सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ाइए जहाँ से सवाल उठाया जाए, सवाल पूछा जाए, पूछने के मायने हों। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी पूछता है, जो भी बैक का स्टूडेंट है जिनको पता होगा कि बहुत सारे बनते हैं, लेकिन सिलेक्टेड सवाल पूछता है जहां पेज में जिस राष्ट्रपति का नाम लिखा देते 2 4 5 जिसका भी, एकदम उठा करके वही पूछता है। ये अपनी बड़ाई की बात नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि सिलेक्टेड सवाल जो आप कहीं पर करवा देता है कि प्लेटफॉर्म या एडिटोरिया या क्या कहते हैं ये आपका प्रतियोगिता दर्पण, एसपीडी वगैरह खरीदवा करके 2 4 4 पेज करके, तो साहब ये करंट अफेयर का मायने नहीं है। और यही करवाता क्यों है? क्योंकि मास्टर खुद काम चोरी करता है। वो जानता है कि जब हम खुद करंट अफेयर तैयार करेंगे तो हमको 2 4 मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, 2 4 मैगजीन पढ़ के उसमें जो कॉमनली होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको छांटना होगा। 2 4 चैनल पे जा करके जो करंट अफेयर का बेहतर चैनल है उस पर जा करके हमको देखना पड़ेगा। और मास्टर को तो टाइम है नहीं, क्योंकि बैच पे बैच दिया जाता है, बैच पे बैच दिया जाता है, बस पैसा समटना है। करंट अफेयर सब्जेक्ट है ही नहीं। और वो जानता है करंट अफेयर को अगर बच्चा को समझा देंगे ना करंट अफेयर एक सब्जेक्ट है, 1/4 सवाल पूछा जाता है, तो वो फिर बोलेगा कि पढ़ाओ। समझ रहे? तो इससे बेहतर है कि उसको बताओ ही नहीं कि करंट अफेयर एक सब्जेक्ट भी है, यहाँ से इतना सवाल आता है बस। क्योंकि मेहनत हमको करना पड़ेगा, 2 4 घंटा जो टाइम देंगे करंट अफेयर बनाने में, 2 4 घंटा में 4 गो बैच बन जाएगा, है कि नहीं? ये चीज़ें होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कंडीशन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जितना दिन भी हैं, जब तक हैं तब तक बच्चों को उतना चीज़ें देते रहे ताकि लगे। और एक बात ध्यान में ये भी रखिएगा, जो पुराने बच्चे जैसे विकेश वगैरह, ये बहुत दिन से आ रहे थे पहले भी, तो इन सबको पता है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम हुआ तो सबसे पहले हम अगर डिस्कस करते हैं किसी सब्जेक्ट पर, वो करंट अफेयर पर ही करते हैं सबसे पहले, उसी पर कि किस पेज से कहाँ से उठा करके कितना सवाल पूछा गया है, उसी पर करते हैं। क्योंकि हमको पता है कि करंट अफेयर ही रिजल्ट देता है, इसीलिए। ठीक है, बाकी जो भी लोग इग्नोर करते हैं वो प्रयास करिए कि करंट अफेयर का इग्नोर नहीं करने का। हम जानते हैं कि बहुत बच्चों का आदत में नहीं होती है करंट अफेयर पढ़ने का, तो अभी थोड़ा सा लगेगा वास्ट के जैसा, लेकिन रिजल्ट आपको यही देगा। क्योंकि आपकी नौकरी की ख्वाहिश है तो आपको अपने ख्वाहिश के हिसाब से नहीं पढ़ना होगा, बल्कि सिलेबस के अनुसार पढ़ना होगा। इसी वजह से करंट अफेयर को सब लोग फोकस करिए कम से कम, ठीक है ना? और नहीं तो फिर अगर दिन काटने के लिए आ रहे हैं कि किसी तरह 2 4 साल काट लें बस हो गया, हाँ चलिए दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और इसी में तैयारी के नाम पर भी कहीं सेट हो गया बड़तोहारी वगैरह, तो बढ़िया बात है कि नहीं? अगर उस वजह से आते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन नौकरी के वजह से आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि फॉर्म भर देते हैं और ताकि अगला यहाँ का अगला जब होगा ना लड़की के वाले के पास, तो बोल सके कि उनके पिताजी कि जो लड़का है ना वो बीपीएससी की तैयारी करता है, समझ रहे हैं, ताकि 2,50,000 एक्सटेंड कर जाए, बढ़ जाए, आए समझ में? तो इस तरह की बातें के लिए भी बहुत लोग हैं। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए, तो हम लोगों का था कि इजराइल तक हम लोग पढ़ा दिए थे, ठीक है ना? तो इजराइल के बारे में बता भी दिए थे, इजराइल किस प्रकार से एक देश के रूप में अस्तित्व में आया था ये भी बता दिए। तो आप देखिए कि इजराइल के जो पहले प्रधानमंत्री थे ना, वो पहले से ही बेंजामिन नेतान्याहू थे, ये 6 बार पहले भी बन चुके थे। उसके बाद बने नेप्टाली बेनेट, नेप्टाली बेनेट के बाद कुछ दिन के लिए यार लैपिड बने और फिर से नेप्टाली बेनेट ही बन गए, ठीक है? तो कई बार सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतान्याहू, ये किनके स्थान पे बने हैं, समझ रहे हैं? तो हम लोग क्या याद रखेंगे, यार लैपिड के स्थान पे बने हैं। और बेंजामिन नेतान्याहू किस पार्टी से संबंधित हैं, तो हम लोग क्या याद रखेंगे, लिकुड पार्टी से। किससे? लिकुड पार्टी से। इतना बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी ये टॉपिक हम लोग कल के में कर चुके हैं, जिन लोग का छोटा होगा तो चढ़ाएंगे वीडियो, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है? और एक बात याद रखिए, हम बहुत बच्चा ये बोलता कि यूट्यूब पे सर जा करके देखेंगे, ये अपना वॉच आवर बढ़ाना चाहते हैं। और वॉच आवर तो हम इतना बढ़ाना चाहते हैं कि 4 दिन से बोल रहा है सर मानक समय वाला डालिए, मानक समय वाला डालिए। अगर हमको बढ़ाना रहता तो मेरे पास 10-12 को वीडियो अभी शूट किया हुआ है, लेकिन जल्दी नहीं डालते हैं। और जो यूट्यूबर प्रॉपरली होता है ना, वो हर डे कम से कम 1 से 2 वीडियो डालता है। बस हम जो वीडियो डालते हैं अपने बच्चों के लिए डालते हैं कि मान लीजिए आज जो समझा दिए, कल हो सकता है कि वो कहानी भूल गया, वो सिनेरियो भूल गया कि क्या चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि वो उसको अगर
कंसस है तो वो चैनल पे जा करके देख सकता है। बस यही मेरा मकसद है, यूट्यूब से कमाना मकसद नहीं है। कमाने पर तो यूट्यूब पर जाकर नचनिया भजनिया कमा रही है, पढ़ाने वाला थोड़ी कमा रहा है कि नहीं। चलिए अगला देखिएगा साहब, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसको बोलते हैं COP27, क्योंकि 27वां है इसीलिए COP27। तो ये संस्करण भी याद रखिएगा साहब, क्योंकि ये संस्करण भी आपसे पूछा जाएगा। तो 27वां संस्करण जलवायु परिवर्तन का इसका जो सम्मेलन हुआ है ये मिस्र के कहाँ हुआ है, शर्म अल शेख, ये जगह का नाम है, मिस्र का शर्म अल शेख में संपन्न हुआ है। और इसकी जो अध्यक्षता किया है कौन किया है, मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शुक्री, क्या नाम है इनका, सामेह शुक्री, ये मिस्र के विदेश मंत्री हैं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो सवाल यहाँ से आ सकता है कि हाल ही में 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP27 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो क्या बोलेंगे, मिस्र के किस शहर में, शर्म अल शेख में संपन्न हुआ है। और इसमें कई बार ये भी पूछ सकता है कि इसमें भारत की ओर से कौन भाग लिए, तो याद रखिएगा कि इसमें भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व किए हैं वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री किए हैं, जिनका क्या नाम है, भूपेंद्र यादव, क्या नाम है, भूपेंद्र यादव, ये जो है सो प्रतिनिधित्व किए हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन क्या होता है, देखिए एक्चुअली है क्या कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो वातावरण का और पृथ्वी का जो तापमान है, वायुमंडलीय तापमान, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि हम लोग जिस तरह से औद्योगिकी क्रांति की तरफ बढ़े हैं, जितना हम लोग विकास कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जो जितना विकास करेगा उस जगह का उतना ही अवशिष्ट चीज़ें निकलेगी। तो हम लोग जितना विकास कर रहे हैं तो हम लोग उद्योग धंधा उतना अधिक लगा रहे हैं, और उद्योग धंधा अधिक लगाने के कारण हो क्या रहा है कि हमारे आसपास का जो तापमान है, वातावरण का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये धीरे धीरे तापमान बढ़ने से होता क्या है कि ये ग्लेशियर वगैरह जो है, जो हिमनद वगैरह है, जो बर्फ की सिल्ली वगैरह, ये धीरे धीरे पिघल रही है, और पिघल करके ये नदियों के माध्यम से चली जाती है समुद्र में, और समुद्र का जल स्तर क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगता है। तो स्वाभाविक बात है कि समुद्र का जल स्तर ऊपर बढ़ेगा, मतलब उसमें जल की मात्रा बढ़ेगी, तो समुद्र के बीच में जो अवस्थित द्वीप वगैरह है ये सब क्या हो जाएगा, डूबना शुरू हो जाएगा ना। जल स्तर जो ही बढ़ेगा तो डूबना शुरू हो जाएगा। तो डूबना शुरू हो जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि कोई देश भी ऐसा होता है कि समुद्र के किनारे होता है, तो स्वाभाविक बात है कि उस देश के अस्तित्व पर क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग पूरे विश्व मिल करके ये प्रयास कर रहे हैं कि जो इस तापमान को, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो वैश्विक तापमान है पूरे विश्व का, वातावरण का, इसको घटाया जाए। और इसको घटा करके कितना लाया जाए, 1.5 डिग्री सेल्सियस लाया जाए, इस तापमान को घटा करके, ठीक है, वायुमंडलीय तापमान को घटा करके। और इसमें सबसे ज़्यादा जो होगा वो उसका उद्देश्य होता है कि ग्रीन हाउस गैस को क्या करना, कटौती करना, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होगा उसको कम करना, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस जो भी है, ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन से आते हैं बताइए, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, हाँ मीथेन वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे गैस जो ग्रीन हाउस का गैसेस है इसको कम करना, क्योंकि ये टेम्परेचर को बढ़ाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक टेम्परेचर को बढ़ाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर को कम करना। लेकिन इस बीच में अमेरिका क्या किया, वो हट गया, बोला कि COP27 में हम भाग नहीं लेंगे, COP26 से ही वो हट गया। क्यों, वो बोला देखिए साहब, हम अगर कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे ना तो इसका मतलब हुआ कि हमारी फैक्ट्री को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और हम अपनी फैक्ट्री को बंद करेंगे ना तो हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी, हमारी विकास रुक जाएगी, हमारे यहाँ लोग बेरोजगार होने लगेंगे। इसीलिए हम इसको कम नहीं करेंगे। इसलिए इसका अमेरिका क्या कर दिया, बाइकआउट कर लिया यहाँ से, ठीक है। लेकिन भारत वगैरह इसके सपोर्ट में है कि मतलब ये वैश्विक तापमान कम हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आप देखिए हाल ही में एक देश अपनी राजधानी चेंज कर लिया, कौन सी राज्य बताइए, इंडोनेशिया, वो तो चेंज किया है ना, इंडोनेशिया अपनी राजधानी चेंज कर लिया। इसकी राजधानी हुआ करती थी जकार्ता, कहाँ हुआ करती थी, जकार्ता। ये द्वीप के किनारे है, सॉरी समुद्र के किनारे एक द्वीप है जकार्ता, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि वैश्विक तापमान बढ़ने से समुद्र का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण धीरे धीरे जकार्ता क्या होने लगा, डूबने लगा। जिसके कारण इंडोनेशिया क्या किया कि अपनी राजधानी चेंज कर लिया, राजधानी बना लिया। इसका दूसरा एक द्वीप है जिसका नाम है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है,
एशिया का सबसे बड़ा द्वीप ये है बोर्नियो द्वीप, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना। तो ये बोर्नियो द्वीप जो है, इस पर ये अपनी राजधानी बना लिया। बोर्नियो द्वीप का एक जगह है जिसका नाम है नुसांतारा। क्या नाम है? नुसांतारा, ठीक है। ये अपनी राजधानी चेंज कर लिया। अब बताइए, ये राजधानी चेंज करने का कारण क्या बना? वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, है कि नहीं, तापमान बढ़ जाना। इसी के कारण ना वो ग्लेशियर पिघलता और ना ही अपनी राजधानी चेंज करता। धीरे धीरे ये इंडोनेशिया ही नहीं, कई देशों पर इस प्रकार का संकट है, जिसके कारण हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। आए समझ में बात? चलिए साहब, अच्छा, ये जो पिक देख रहे थे ना आप, ये जो है ना पिक, ये है इन्हीं का, जो विदेश मंत्री है ना, सामे सुकरी, वही है ये सामे जो सुकरी हैं, विदेश मंत्री जो मिस्र के, ठीक है ना। कौन सा? अच्छा, बता देंगे। वो ये तो नेतानियों हैं, बेंजामिन नेतानियाहू। अच्छा, इनके ऊपर एक ये पिक, यही ना। अच्छा, ये जोको विडोडो हैं, ये जोको विडोडो हैं, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, जोको विडोडो, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए मिस्र की बात आई तो मिस्र से एक बात याद रखना हम लोगों को कि मिस्र की राजधानी कहाँ है? मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नील नदी। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे बसा हुआ। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी है, ठीक है साहब। ऐसे हम लोग करंट अफेयर पहले प्रिंट करके बच्चा को दे देते हैं, इस बार प्रिंट नहीं कर पाए इसलिए, क्योंकि प्रिंट अगर करके दे देते हैं ना तो होता क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाते हैं तो उसके साइड में वो लिख सकता है, ठीक है। तो इस बार नहीं दे पाए, इसके लिए खेद है, ठीक है। लेकिन अगला जो पार्ट होगा, पार्ट 2 अगर इसका जनवरी का, तो उससे पहले आपको दे देंगे, ताकि आप क्या करिए, उस पर नोट्स कर पाइए। और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा तो प्रयास करिएगा कि वीडियो में जा करके देख लीजिए। ऐसे पहले, अगर अब आगे का जो महीना होगा उसमें पहले ही आपको दे देंगे, ताकि एक्स्ट्रा फैक्ट को आप नोट कर पाइए। चलिए, तो इसकी राजधानी कहाँ है? काहिरा। ये किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। और विश्व की सबसे ये लंबी नदी है। और नील नदी का जो उद्गम स्थल है, ये कहाँ है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील है ना, विक्टोरिया। नीलगिरी की पहाड़ी जो आप बोल रहे तो भारत में है ना। चलिए, विक्टोरिया झील, ठीक है, विक्टोरिया झील, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, इतना बात ध्यान में रखना। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला है 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022, ठीक है। 63वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022, इसका आयोजन हमेशा जो होता है लगभग गोवा में ही होता है, ठीक है ना। तो कई बार सवाल यही पूछा जाता है कि हाल ही में जो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे हम लोग, कहाँ किया गया? गोवा में। और हमेशा लगभग क्या हुआ? और लगभग जो है सो यही गोवा में ही होता है, ठीक है ना। और इसमें देखिएगा कि उद्घाटन फिल्म, कई बार सवाल पूछ देता है कि हाल ही में जो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया, इसका उद्घाटन फिल्म का मतलब क्या? कि उस सभा का जो आयोजन किया गया, किस फिल्म से शुरुआत की गई है। तो उद्घाटन फिल्म जो था वो कौन था? अल्मा एंड ऑस्कर। कौन सा है? अल्मा एंड ऑस्कर। और इसके डायरेक्टर कौन थे? डाइटर वर्नर। कौन थे? डाइटर वर्नर इसके निर्देशक थे, ठीक है साहब। आप देखिए कि जब भी कंपटीशन के क्लास में जब भी आपको फिल्म से संबंधित सवाल पूछा जाता है तो उसमें किसी को अवार्ड मिला, एक्ट्रेस या एक्टर को, तो वो सवाल पूछा जाता है। और नहीं तो फिल्म से अगर पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाता कि इस फिल्म में कौन हीरो था, इससे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाता कि इसका निर्देशक कौन था। समझ रहे? इस तरह की बात है, इसीलिए करके निर्देशक को आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। चलिए, समापन फिल्म, यानी समाप्त किस फिल्म से हुआ? तो ये था परफेक्ट नंबर। किससे समाप्त हुआ? परफेक्ट नंबर। और इसका जो निर्देशक था कौन थे? जानोसी मॉर्गन। कौन थे? जानोसी मॉर्गन। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो घोषित किया गया, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, ठीक है। इनको जो है सो सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो घोषित किया गया, वो किसे घोषित किया गया? वाहिद मोवासेरी। वाहिद मोवासेरी। और किस फिल्म के लिए? नो एंड के लिए। किसके लिए? नो एंड के लिए, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो घोषित किया गया, डेनिएला मार नवारो।
डेनिएला मार नवारो, इनको घोषित किया गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो घोषित किया गया नादिर साइबर को, और किस फिल्म के लिए? नो एंड के लिए ही, ठीक है। और इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, मैक्सिमम चांस रहेगा ये पूछने का, ठीक है। ये काफ़ी वीवीआई होता है क्योंकि भारत से संबंधित रहता है ये चीज़ें। तो ये घोषित किया गया किसे? चिरंजीवी का, ये साउथ के एक्टर हैं शायद, ठीक है ना। तो ये चिरंजीवी को घोषित किया गया इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। और इससे पहले जो किया गया था इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 में, वो किया गया था किन्हें? वो किया गया था हेमा मालिनी को, और क्या कहते हैं ये वाजपेयी जो है, क्या नाम है इनका? नहीं, प्रसून जोशी को। चलिए अगला, उसके बाद देखिएगा इसमें फोकस कंट्री कौन रहा है? फ्रांस रहा है। फोकस कंट्री फ्रांस रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए, बताइए कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में। इसका जो उद्घाटन फिल्म रहा कौन सा रहा है? चलिए कौन रहा है? अल्मा एंड ऑस्कर। समापन फिल्म कौन रहा है? परफेक्ट नंबर। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा रहा है? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया? वाहिद मवासेरी को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डेनिएला मार्ग नवारो को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नादिर साइबर को। और इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी। और फोकस कंट्रीज में कौन रहा? फ्रांस रहा। चलिए अगला देखिएगा कि इसमें है, हाँ बोलिए। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, हाँ इसका जो डायरेक्टर है यही वो है, क्या कहते हैं ये नहीं ना, क्या बोले? हाँ नहीं, डेनियाला मार्ग, हाँ डेनियाला मार्ग नवारो है इसका। चलिए अगला देखिएगा कि आसियान का 40वां और 41वां, देखिए बीच में एक नहीं हो पाया था। 40वां और 41वां एक ही साथ हुआ, 40वां नहीं हो पाया था, इसी वजह से इसको जोड़ दिया गया 40वां और 41वां। देखिए आसियान है क्या? पहला नंबर, तो आसियान का पूर्ण रूप क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। देखिए साउथ ईस्ट का मतलब क्या हुआ? साउथ मतलब क्या होता है? साउथ मतलब दक्षिण, और ईस्ट मतलब पूर्व, ईस्ट मतलब वेस्ट मतलब पश्चिम ना। तो कई बार आपको हिंदी में भी डाल देगा कि दक्षिण पूर्व। आसियान नहीं बोलेगा कि हाल ही में दक्षिण पूर्व क्या कहते हैं संगठन का, दक्षिण पूर्व संगठन का 40वां 41वां सम्मेलन कहाँ हुआ? इस तरह से सवाल पूछा जाएगा, तो हिंदी में डाल देगा। तो याद रखना दक्षिण पूर्व, तो इसका मतलब दक्षिण पूर्व बोल रहा है। तो भारत अगर यहाँ पर है तो दक्षिण पूर्व में कौन सा होगा? यहाँ पर जितना भी देश आएगा ना वही होगा ना। भारत से दक्षिण ही हुआ कि नहीं हुआ, और भारत से पूर्व हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी वजह से याद रखना है कि भारत के ये दक्षिण पूर्व में जो भी देश आएगा वो इस आसियान का क्या होगा? सदस्य होगा। तो इसका 40वां और 41वां शिखर सम्मेलन जो हुआ कंबोडिया का एक शहर है धानी नोम पेन, क्या जगह का नाम है? धानी नोम पेन में संपन्न नवंबर 2022 में हुआ। इस बात को ध्यान में रखना है। और कई बार हो सकता है कि आपको आसियान का पूर्ण रूप क्या होता है ये भी नाम पूछ दिया जाएगा। तो याद रखना क्या? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है साहब। तो ये देखिए एक संगठन है दक्षिण पूर्व एशिया का, और इसका काम क्या होता है? केवल इस मकसद से, इस उद्देश्य से बनाया गया कि जो साउथ ईस्ट एशिया का मतलब दक्षिण पूर्व एशिया का जो भी देश है ये आपस में क्या करे? रक्षा से संबंधित, व्यापार से संबंधित, कृषि से संबंधित या किसी भी प्रकार का सहयोग क्या करे? एक दूसरे से साझा करते रहे, ठीक है ना। इसी वजह से ये संस्था बनाई गई है ताकि जो दक्षिण का जो क्षेत्र है, जो हिंद महासागर का क्षेत्र, उस पर एशियाई देशों का प्रभाव बना रहे। इसी वजह से ये संस्था का निर्माण किया गया। और ये संस्था जो स्थापित हुआ आसियान, तो आसियान की स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967 को, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इसमें जो सदस्य देश है कितना है? 10 सदस्य देश कौन सा है? 10 है। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी ना वो हुआ था थाईलैंड की बैंकॉक में, थाईलैंड के बैंकॉक में। तो थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। और थाईलैंड का जो मुद्रा है उसको क्या बोलते हैं? थाईलैंड के मुद्रा को क्या बोलते हैं? बहत बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? थाईलैंड के मुद्रा को बहत बोलते हैं। ठीक है, तो आसियान का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? थाईलैंड के बैंकॉक में। इसकी स्थापना कब हुआ? 8 अगस्त 1967 को। इसमें सदस्य देश की संख्या कितना है? 10। और अभी हाल ही में जो 2022 में इसका सम्मेलन हुआ, ये कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? कंबोडिया के धानी नोम्पेह में। ये शहर का नाम है, तो याद रखना है। चाहे तो आपको देश का नाम दे देगा ऑप्शन में, चाहे तो शहर का नाम दे देगा, दोनों बातें याद रखना। ठीक है साहब, तो देखिए अभी G20 कहाँ बताया अभी हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद COP27 कहाँ बताए हैं? मिस्र के शर्म अल शेख में। अभी देखिए सारे सम्मेलन को एक बार जान के बोल रहे हैं कि G20 का कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में। और उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जोको विडोडो, वहाँ के राष्ट्रपति। और उसके बाद बताइए कि अभी जो हुआ था COP27, ये कहाँ हुआ था? मिस्र के शर्म अल शेख में। ठीक है, और अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग आसियान पढ़ रहे हैं, तो आसियान का जो हुआ कहाँ हुआ? कंबोडिया के धानी नोम्पेह में हुआ। ठीक है ना, चलिए ये बातें याद रखेंगे, बाकी जो था ये चीज़ें इतना ध्यान में रखना है। अब देखिए कई बार सवाल ये पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य देश है या कौन सा सदस्य देश नहीं है, इस तरह से सवाल पूछा जाता है। और अभी हाल ही में पूछा भी गया है इस तरह का सवाल। इसका तो नहीं पूछा है, लेकिन G7 का पूछा गया था। चलिए, तो याद रखना है कि सदस्य देश कौन कौन सा है। तो स्वाभाविक बात है कि जो यहाँ का देश होगा वही होगा ना। तो इसमें देखिए थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनोई, कंबोडिया और लाओस शामिल है। और भारत की ओर से जो भाग लिया इसमें कितना पूरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और एक अपना वाला नहीं होगा? अपना वाला होगा ना साहब। तो भारत की ओर से इसमें कौन भाग लिए? एस जयशंकर। भारत की ओर से कौन भाग लिए? एस जयशंकर। जबकि COP27 में भारत की तरफ से कौन भाग लिए थे? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव किस पद पर हैं? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। स्वाभाविक बात है कि COP27 जलवायु से पर्यावरण से संबंधित है, तो स्वाभाविक बात है पर्यावरण मंत्री ही लेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। जबकि इसमें कौन भाग लिए हैं? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। और उपराष्ट्रपति कौन? जगदीप धनखड़। कौन? जगदीप धनखड़। अच्छा बताइएगा कि अभी जो जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति बने हैं, इनके विपक्ष में कौन थे? नहीं, वो राष्ट्रपति, वो तो राष्ट्रपति का, वो तो हाईलाइट इसलिए सवाल होगा कि 2 बार पूछ चुका है वो। बताइए मार्गरेट अल्वा। कौन थे? मार्गरेट अल्वा। इनके विपक्ष में थे मार्गरेट अल्वा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इनके विपक्ष में। चलिए अगला देखिएगा, बात आई कंबोडिया की, क्योंकि कंबोडिया में संपन्न हुआ है। तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है? बताइए। हुन सेन। कौन है? हुन सेन है। कंबोडिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं हुन सेन हैं। और यहाँ के जो राजा है वो कौन है? यहाँ के राजा वो है नोरोडोम सिहामोनी। कौन है? नोरोडोम सिहामोनी। ठीक है, याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? नोरोडोम सिहामोनी, क्योंकि यहाँ के राजा का ही नाम आपको पूछा जाता है। ठीक है, और दरोगा में तो यही पूछा जाता है लगभग। मलेशिया का राजा कौन है, क्या कहते हैं आपका, कंबोडिया का कौन है, जगह जगह का राजा का नाम। आप देखिए दरोगा वाले में 19 वाले सेट में जाकर के राजा का नाम पूछा गया था मलेशिया का उस समय। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अगला है कि मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अनवर इब्राहिम बने। कौन बने हैं? अनवर इब्राहिम बने हैं। ये मोहिउद्दीन यासीन के स्थान पर बने। किसके स्थान पर? मोहिउद्दीन यासीन के स्थान पर बने हैं। आप जो ये देख रहे हैं पिक, यही है अनवर इब्राहिम। देखिए मलेशिया के जो प्रधानमंत्री पहले थे वो थे महाथिर मोहम्मद। हाँ, महाथिर मोहम्मद। ठीक है, महाथिर मोहम्मद ये पहले थे। इनके स्थान पर फिर जाकर के बने कौन? मोहिउद्दीन यासीन। ठीक है, ये बने, इनके स्थान पर ये बने। और अब जो इनके स्थान पर बन चुके हैं अनवर इब्राहिम बन चुके हैं। तो याद रखना है पहले ये थे, अब ये थे। लेकिन अब पूछा जाएगा कि हाल ही में अनवर इब्राहिम किसके स्थान पर
क्या कहते हैं, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो याद रखना है मोइनुद्दीन यासीन के स्थान पर बने हैं। और ये जो थे ना महाथिर मोहम्मद, ये भारत के लिए बेहतर नहीं थे, ठीक है ना। ये हमेशा जब भी यूएनओ वगैरह में या कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म में जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर के चर्चा हुआ करती थी, तो ये हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रहा करता था, ठीक है साहब। और लेकिन अब कहा जा रहा है कि अनवर इब्राहिम जो है ना, ये भारतीयों के पक्ष में है। तो हो सकता है कि यहाँ से मलेशिया और भारत के बीच में रिलेशन बेहतर बन पाए, ठीक है। चलिए, बात आई मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कोलालमपुर। कहाँ है मलेशिया की राजधानी? कोलालमपुर है, ठीक है साहब। और यहाँ का जो राजा है कौन है? अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। कौन है? अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिएगा साहब। देखिए बहुत सारे देश ऐसा अभी भी हैं जहां पर क्या है, सिंबॉलिक राजतंत्र है। मतलब राजा तो है लेकिन टोटल शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। जैसे कि अभी ब्रिटेन में भी क्या चल रहा है, क्या कहते हैं, चार्ल्स तृतीय। चार्ल्स तृतीय वहां का राजा बना, लेकिन पूरी शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। तो हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति होता है, तो वहाँ राष्ट्रपति नहीं होता है, यहाँ पर राजा हुआ करता है राष्ट्रपति के स्थान पे। और जैसे प्रधानमंत्री हम लोगों के यहाँ होता है, उसी तरह वहाँ पे प्रधानमंत्री होता है। तो जिस तरह से हमारे देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति जो होता है उसमें कार्यपालिका की शक्ति नियुक्त होती है, लेकिन उसके जो शक्ति का वास्तविक प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री करता है। उसी तरह से जो ये राजतंत्र वाले देश है वहाँ लोकतंत्र, लेकिन राजा सिंबॉलिक रूप में होता है। तो राजा की जो शक्ति होती है उसका जो प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री ही करता है। जैसे कि ब्रिटेन में कौन बना प्रधानमंत्री? सॉरी ये हाँ, प्रधानमंत्री कौन बना? ऋषि सुनक बना। और वहाँ का राजा कौन है? चार्ल्स तृतीय है। और किसके स्थान पर बना है? एलिजाबेथ के स्थान पे, है ना। एलिजाबेथ के स्थान पर बनी है। और एलिजाबेथ के स्थान पे बना है ना चार्ल्स तृतीय। तो एलिजाबेथ, अभी सवाल पूछा गया था हाल ही में कि एलिजाबेथ कितने वर्षों तक ब्रिटेन की महारानी रही। ये सवाल अभी सीजीएल जो बिहार एसएससी का हुआ, और ये सवाल हम लिखाए हुए हैं करंट अफेयर में। 70 वर्ष तक, 70 वर्ष तक रही। 96 वर्ष की अवस्था में वो डेथ की, 70 वर्ष तक ये बनी रही। तो सवाल इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला, अगला है साहब, ये खेल का सारे पुरस्कार है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। देखिए खेल के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा पुरस्कार हुआ करता था वो हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार हुआ करता था, ठीक है। लेकिन 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो अब पूछा जाएगा कि खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। ये वैसे खिलाड़ी को दिया जाता है कि जो लगातार 4 वर्ष तक बेहतर प्रदर्शन किसी भी खेल में किया है। 1 साल की बात नहीं है, 4 साल तक, ठीक है। 4 साल तक जो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन किया है उन खिलाड़ियों को ये मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है साहब। अब देखिएगा इस बार जो दिया गया है, वो जो दिया गया है किन किन को दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए, तो इसमें जो दिया गया है एक व्यक्ति को दिया गया है, विजेता जो बना है इसमें वो शरद कमल। कौन बना है? शरद कमल। और इसका संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। तो ये भी कई बार सिंपल सवाल पूछ देगा, पुरस्कार मेरा ये नहीं पूछेगा, सिंपल पूछ देगा कि बताइए कि शरद कमल का संबंध किस खेल से है। सिंपल सवाल, टेबल टेनिस से। और याद रखिएगा कि शरद कमल जो अभी हाल ही में हुआ था, हाल ही में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, तो राष्ट्रमंडल खेल में भारत की ओर से जो समापन ध्वजवाहक था वो कौन था? शरद कमल और निकहत जरीन। कौन थे? शरद कमल और निकहत जरीन। जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें ये क्या थे? समापन ध्वजवाहक थे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। और निकहत जरीन की बात आई इनके साथ में थे, तो बताइए निकहत जरीन का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से है, ठीक है, मुक्केबाजी से है। तो अभी जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया किसे दिया गया है? शरद कमल को दिया गया, टेबल टेनिस के लिए, ठीक है। और इसमें जो राशि दी जाती है कितना दी जाती है? 25 लाख। पहले ये जो राशि थी 15 लाख थी,
पहले 15 लाख दी जाती थी, ठीक है, लेकिन अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 25 लाख। तो याद रखना है, इस बार तो बड़ा बढ़िया किया सरकार कि क्या वो खिलाड़ी को दिया, ताकि हमका जीके जो है ना थोड़ा कम हो गया। पिछले बार 2021 में 12 लोग को दे दिया था, हम लोग रटते रटते परेशान थे, है कि नहीं। और सवाल पूछ देता है यहाँ से, और ये छपेगा, आज छपे कल छपेगा, और स्पेशली ये दरोगा में छपेगा, ये भी हमको लग रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा साहब 2021 में, क्योंकि हो सकता है कि 21 वाला ही पूछ दे, तो 2021 में 12 लोगों को दिया गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। 2021 में 12 लोगों को दिया गया था, जबकि 2022 में कितने लोगों को, 1 लोगों को दिया गया है। किनको दिया गया है? को शरद कमल को। किससे संबंध है इनका? टेबल टेनिस से। कितना रुपया दिया जाता है? 25 लाख। पहले कितना था? और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम कब बदला गया? कब बदला गया? 2021 में। चलिए अब देखिएगा 2021 में जो मिला है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा बड़ा जोर से भाला फेंक देता है, तो इनका संबंध किससे है? भाला फेंक से, ठीक है, भाला फेंक से। ये हरियाणा के साहब, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा रवि दहिया। रवि दहिया का संबंध किससे है? कुश्ती से है। उसके बाद देखिएगा कि लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन, इनका भी संबंध मुक्केबाजी से। और देखिए 2021 में ना उन सारे खिलाड़ी को लगभग मिला था जो टोक्यो ओलंपिक में 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें बेहतर प्रदर्शन किए थे, गोल्ड मेडल जीत करके आए थे, उन लोगों को दिया गया था। चलिए तो याद रखना है लवलीना बोरगोहेन, इनका संबंध किससे है? मुक्केबाजी से। तो इनसे संबंधित यही पूछ दिया जाएगा कि इनका संबंध किससे है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा PR श्रीजेश, इनका संबंध किससे है? हॉकी से है। और उसके बाद देखिएगा कि आवनी लेखना, ये तो सवाल छपता ही है, कितना सवाल छप गया होगा इनके बारे में कोई ठिकाना नहीं है। याद रखना है आवनी रेखा, ठीक है। और ये कहाँ से? पैरा शूटिंग से इनका संबंधित है, ठीक है। और हिंदी में दे देगा आपको पैरा शूटिंग के स्थान पे क्या दे देगा? निशानेबाजी। क्या दे देगा? निशानेबाजी। चलिए अच्छा, पैरा शूटिंग और शूटिंग में क्या अंतर है? देखिए पैरा जो ओलंपिक होगा ना, या पैरा खेल जो भी होगा, उसमें सारे लोग दिव्यांग लोग भाग लेते हैं, चाहे किसी प्रकार के किसी अंग से वो दिव्यांग है तो वो लोग इसमें पैरा में भाग लेते हैं। बाकी सामान्य जो होता है उसमें समान लोग भाग लेते हैं। तो जिसमें पैरा अगर लिखा रहेगा समझ जाइएगा कि सारे जो होंगे ये दिव्यांग लोग होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला सुमित अंतिल, ये भी पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद प्रमोद भगत, ये पैरा बैडमिंटन से, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से। उसके बाद कृष्णा नागर, ये भी पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। और मनीष नरवाल, ये पैरा शूटिंग से, ठीक है। उसके बाद मिताली राज, मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है, इन्हें भी दिया गया था और ये सवाल पूछा भी गया था। और मिताली राज क्या कर लिया? ये संन्यास ले ली है, ये संन्यास ले ली है क्रिकेट से, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और एक और भारतीय महिला खिलाड़ी संन्यास ली है, वो क्या याद रखेंगे उनका? झूलन गोस्वामी, झूलन गोस्वामी, ये भी क्रिकेट से संन्यास ले चुकी हैं, ठीक है साहब। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो हो सकता है सवाल पूछा जाए कि हाल ही में भारतीय महिला टीम की वह कौन सी खिलाड़ी है जो संन्यास ले ली है। तो याद रखना है मिताली राज भी ले चुकी हैं और झूलन गोस्वामी भी ले चुकी हैं। चलिए उसके बाद फुटबॉल में जो मिला है सुनील छेत्री को, किसे मिला है? सुनील छेत्री को मिला है, फुटबॉल के क्षेत्र में इनको मिला था 2021 में। उसके बाद मनप्रीत सिंह, ये हॉकी के कप्तान है, जो इंडिया का हॉकी टीम है उसके कप्तान है मनप्रीत सिंह। और ये भी राष्ट्रमंडल के खेलों में ध्वजवाहक हुआ करते थे, ये उद्घाटन वाले में, ठीक है। तो याद रखना इतनी बातें। तो 2021 में जो मिला है वो 12 लोगों को मिला है, जबकि 2022 में 1 खिलाड़ी को मिला है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए और महिला को अगर मिल जाए पुरस्कार, इसको तो आत्मसात कर लीजिए, एकदम आत्मसात। किसी महिला को मिल जाए, या कोई महिला, पुरुष अगर गोल्ड मेडल जीत के आया है, महिला अगर कांस्य पदक जीत के आई है, तो कांस्य पदक वाला पहले याद करिए, ठीक है साहब, क्योंकि महिला का सवाल ज़्यादा उठाता है लोग, पुरुष का वैल्यू कहाँ पर है। चलिए अगला देखिएगा साहब, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है ना, ये प्रशिक्षण देने वाले खिलाड़ी को या जो कोच होता है उसको दिया जाता है, कोच को जो प्रशिक्षित करते हैं, ठीक है ना, इनको दिया जाता है। ये जो है ना 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक दिया जाता है नियमित श्रेणी में और एक दिया जाता है आपका लाइफ टाइम श्रेणी में, ठीक है। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में देगा, इसका जो है 15 लाख और इसका भी है 15 लाख, 10 लाख, सॉरी, इसका 10 लाख होगा। एक मिनट, नियमित श्रेणी और यह लाइफ टाइम श्रेणी, हाँ, इसका कर लेना है 10 लाख, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, इसको कर लेना है 10 लाख और इसका 15 लाख, ठीक था।
इसका 10 लाख, इसका 15 लाख। एक्चुअली है कि अपने से थोड़ा टाइपिंग करना पड़ता है, टाइम के अभाव के चक्कर में जल्दी टाइप करते हैं, लाते हैं, देख भी नहीं पाते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ। टाइप करने आता नहीं था, वो मोबाइल से देख देख करके टाइप करना सीखे। ठीक है, चलिए तो अगला देखिएगा कि नियमित श्रेणी में जो दिया गया, किनको किनको दिया गया, तो जीवन ज्योत सिंह तेजा, किन्हें दिया गया, जीवन ज्योत सिंह तेजा को दिया गया। इनका संबंध किससे है, तीरंदाजी से। उसके बाद मोहम्मद अली कमर, इनका संबंध बॉक्सिंग से। ठीक है, और सुजीत मान, इनका संबंध कुश्ती से। और उसके बाद देखिएगा सुमा सिद्धार्थ थिरूर, इनका संबंध किससे है, पैरा एथलेटिक्स से। इनका संबंध क्या बोले, हाँ, पैरा एथलेटिक्स से इनका संबंध है। लेकिन उसमें क्या दिया हुआ, निशानेबाजी हो सकता है कि पैरा निशानेबाजी, हाँ हो सकता है, एथलेटिक्स नहीं होगा, निशानेबाजी, हाँ पैरा निशानेबाजी, एथलेटिक्स काट दिए। ठीक है, चलिए तो सोमा सिद्धार्थ का संबंध इससे। उसके बाद देखिए अगला जो है दिनेश जवाहर, ये 3 व्यक्ति को, देखिए 4 व्यक्ति को दिया गया किस में, नियमित श्रेणी में। और ये जो दिया गया लाइफ टाइम श्रेणी में दिनेश जवाहर लाल को दिया गया। इनका संबंध किससे है, क्रिकेट से है, ये क्रिकेट का कोच है। और विमल प्रफुल्ल घोष, इनको फुटबॉल के क्षेत्र में दिया गया। और राज सिंह को कुश्ती के क्षेत्र में। चलिए इतना बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए पुरस्कार जो भी दिया जाता है इसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा साहब। और ये देखिए 25 पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, क्या बोले, देखिए ये नियमित का मतलब हुआ कि जो वर्तमान में, ये नियमित का मतलब ये हुआ कि जो वर्तमान में प्रशिक्षण दे रहे हैं उनको दिया जाता है, समझे ना। और ये जो दिया जाता है कि वैसे कोच जो रिटायर हो चुके हैं, अपने पूरा जीवन काल वो कोच को क्या कहते हैं, खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते रहे, तो उसके लिए उन रिटायर्ड कोच को दिया जाता है। और ये जो दिया जाता है वो दिया जाता है जो वर्तमान में अभी भी प्रशिक्षण खिलाड़ियों को दे रहे हैं। आए समझ में, दोनों में बेसिक ये डिफरेंसेस है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार 2022, जो भी पुरस्कार इस महीना का है साहब, बिल्कुल वीवीआई है। इसी वजह से जनवरी का जो करंट अफेयर होगा वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए करके इसको आत्मसात करना ही पड़ेगा साहब। और इसमें देखिए जो अर्जुन पुरस्कार इस बार दिया गया वो दिया गया 25 को, मतलब जो मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार एक व्यक्ति को दिया गया ना, उसका बदला इसमें निकाल लिया। ठीक है, इतना आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए अब देखिएगा साहब, उतना तो हम लोग एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे, बाकी जो इसमें इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। महिला तो इम्पोर्टेंट होती ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए अगला देखिएगा कि ये जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया है लक्ष्य सेन को। अच्छा ये कुश्ती गड़बड़ है, ये कुश्ती नहीं होगा, बैडमिंटन होगा, बैडमिंटन होगा लक्ष्य सेन का। चलिए तो अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया किसे दिया गया है, लक्ष्य सेन को दिया गया। उसके बाद देखिएगा अल्धोस पोल को दिया गया। ठीक है, इनका संबंध किससे है, एथलेटिक्स से। उसके बाद देखिएगा अविनाश मुकुंद सवले, इनका भी संबंध एथलेटिक्स से। देखिए मोटा मोटी कम से कम 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसका नाम याद रखिएगा जहां से सवाल आने वाला हो। लेकिन सरसरी निगाह से क्या बोले, एथलेटिक्स मतलब दौड़। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा सीमा पुनिया, इनका भी एथलेटिक्स से याद रखिएगा, वीवीआई है ये। ठीक है, सीमा पुनिया याद रखिएगा, एथलेटिक्स से संबंध है। परने ना ये मिस्टेक है, ना ये मिस्टेक है। परने पूरा नाम इनका था, अच्छा बता देंगे इसका पूरा नाम। ये टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग जो है ना वही टाइप हो गया। चलिए उसके बाद ये बैडमिंटन से संबंधित थे अमित, इनका संबंध बॉक्सिंग से। ठीक है, निखत जरीन इनका बॉक्सिंग से, ये वीवीआई है, बिल्कुल वीवीआई है, महा वीवीआई है, ओकरों से बेसी वीवीआई है। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए उसके बाद देखिएगा भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, इनका संबंध किससे है, शतरंज से। उसके बाद आर प्रज्ञानंद, ये शतरंज से, ये ग्रैंड मास्टर थे साहब, ये भी वीवीआई है। वीवीआई क्या बोले, पढ़ना है, एचएस ही है। ओ हमको लगा मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए दीप ग्रेस एक्का, इनका संबंध किससे है, हॉकी से है। सुशीला देवी, इनका संबंध किससे है, जूडो से। देखिए नाम है सिंपल सुशीला देवी, लेकिन तांडव करती है, देख रहे हैं, तो ये वीवीआई हो जाता है। ठीक है साहब, चलिए उसके बाद देखिए अगला साक्षी कुमारी, इनका संबंध किससे है, कबड्डी से। ठीक है साहब, उसके बाद देखिएगा नयम मोनी सेकिया,
नयम मोनी से क्या इनका संबंध किससे है? लोन बॉल से। सागर कैलाश ओवलकर इनका मलखम्ब से। ये भी आई हो जाता है क्योंकि मलखम्ब वाला कई बार पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, ओम प्रकाश मिथरवाल ये इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी से। सृजा अकुला इनका संबंध किससे? टेबल टेनिस से। विकास ठाकुर इनका संबंध भारोत्तोलन से। अंशु इनका संबंध किससे? कुश्ती से। सरिता कुमारी इसका संबंध किससे है? कुश्ती से। उसके बाद प्रवोन इसका क्या है? वुसु। ये खेल है कुछ प्रकार का, हमको भी नहीं पता है जो बात है, ठीक है ना, और सर्च भी नहीं किए थे, बता देंगे सर्च करके क्या है ये वुसु, ठीक है। क्या बोले? ये जिम्नास्टिक टाइप का होता है मलखम्ब। ये मलखम्ब जो होता है ना जिम्नास्टिक टाइप का होता है। आप देखते हैं कि वो छलांग वगैरह जो लगाता है उस तरह का खेल है। चलिए, मानसी ग्रीन्स चंद जोशी ये है पैरा बैडमिंटन से। उसके बाद तरुण ढिल्लो इनका संबंध किससे है? पैरा बैडमिंटन से। और स्वरप्रिल संजय पाटिल पैरा बैडमिंटन से। और उसके बाद जेरलिन अनिकाजे इसका जेफ डेफ बैडमिंटन से। डेफ बैडमिंटन इसका मतलब क्या होता है? बैडमिंटन, हाँ सही बात है। चलिए, एलाविन व्लादिमिर इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी से। तो आप देखिए निकहत जरीन को आपको एकदम पहला नंबर तो इनका लक्ष्य सेन का याद रखना है, ये भी आई हो जाएगा। उसके बाद आप सेकंड देखिए, ये सीमा पुनिया इनका याद रखना एकदम भी आई है। उसके बाद निकहत जरीन ये तो महा भी आई है, ठीक है। उसके बाद फिर आर प्रज्ञानंद ये याद रखना है। देखिए सरसरी निगाह से सबको देखना, हम ये नहीं बोल रहे कि यही छपेगा, लेकिन प्रॉबिलिटी जो होगी सबसे अधिक इसी के छपने का। उसके बाद देखिए सुशीला देवी इनका थोड़ा सा क्या बोले, हाँ सृजा कुला ये भी आई हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए तो क्या कहते हैं जेरलिन अनिका ये भी आई हो जाएगा, ठीक है। तो इतना को ध्यान में रखना है कि टोटल 25 व्यक्ति को दिया गया, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला, हो सकता है कि कई बार यही पूछ दे कि कितने व्यक्तियों को दिया गया, संख्या ही पूछ देता है। जब ज़्यादा नंबर रहता है ना तो नाम नहीं पूछ करके संख्या पूछ देता है, इस तरह का। या खिलाड़ी का संबंध किससे है वो पूछ दिया जाएगा। चलिए अगला है ध्यानचंद्र पुरस्कार 2022। देखिए वो था मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, और ये है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसमें जो राशि दी जाती है कितना? 10 लाख रुपया दिया जाता है। और ये जो दिया गया है टोटल कितने खिलाड़ी को? 4 खिलाड़ी को दिया गया, ठीक है। तो 4 खिलाड़ी में कौन कौन शामिल हैं? अश्विनी अकुंजी इनका संबंध किससे? एथलेटिक्स से, वही दौड़ से। उसके बाद धर्मवीर सिंह इनका संबंध हॉकी से। उसके बाद अगला BC सुरेश इनका संबंध कबड्डी से। और उसके बाद है नीर बहादुर गुरुंग इनका संबंध पैरा एथलेटिक्स से। तो 4 व्यक्ति को ध्यानचंद्र पुरस्कार। तो पहला कौन सा है? अश्विनी अकुंजी। उसके बाद दूसरा धर्मवीर सिंह। उसके बाद हाँ BC सुरेश। उसके बाद नीर बहादुर गुरुंग, ठीक है। इतना बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो बताइए कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ी को? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 1 खिलाड़ी को, समझ रहे हैं ना, यही चीज पर ध्यान देना है। और केवल पूछे ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 4 व्यक्ति को दिया गया, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। चलिए अगला जो होगा साहब हम लोगों का कि मिस अर्थ 2022, मिस अर्थ 2022 ये जो दिया गया किसे दिया गया है? अच्छा ये नहीं, मनीला नहीं, ये मनीला में दिया जाता है। ये इसका जो आयोजन हुआ ना मिस अर्थ का, ये मनीला में हुआ। मनीला कहाँ की राजधानी है? फिलीपींस। कहाँ की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला, ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखना है। और बताइए कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी ADB इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय है मनीला में अवस्थित है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और हाल ही में गोल्डन राइस का जो उत्पादन का जो परमिशन दिया गया है, अनुमति देने वाला पहला जो देश बना है वो भी फिलीपींस बना है। गोल्डन राइस ये चावल का किस्म है, गोल्डन राइस ये चावल का किस्म है। और हाल ही में अभी फिलीपींस इसकी मंजूरी दी है। पूरे दुनिया में कोई भी देश गोल्डन राइस को उत्पादन नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि गोल्डन राइस में ना विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, ठीक है साहब। और ये प्रचुर मात्रा होने के कारण इसका जो पौधा होता है करता क्या है कि भूमि को बंजर बना देता है,
भूमि को क्या बना देता है, बंजर बना देता है। इसी वजह से कोई भी देश इस चावल के उत्पादन की परमिशन नहीं दिया हुआ था, लेकिन पहली बार जो दिया है फिलीपींस दिया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। फिलीपींस दिया है, तो बताइए फिलीपींस किस महासागर में अवस्थित एक देश है? हिंद महासागर। चलिए अगला देखिएगा, ये है मनीला में हुआ था। इसका जो विजेता बनी है वो कौन बनी है? मीनासियू चोई। कौन बनी है? मीनासियू चोई। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के। कहाँ के? ये दक्षिण कोरिया के। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखना है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम योल। क्या नाम है? योल। ठीक है, आया समझ में? आगे भी थोड़ा सा नाम है, लेकिन बस याद रखना राजधानी सियोल और इसका राष्ट्रपति जो है योल है। ठीक है साहब, बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि पूर्व, इससे पहले एक्चुअली होता है क्या, मिस अर्थ या मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स जब भी बनती हैं तो उससे पहले जो पूर्व जो जीती हुई रहती हैं, विजेता जो होती हैं, वो क्या करती हैं, नई विजेताओं को ताज बनाती है। तो कई बार सवाल ये भी पूछ देता है कि हाल ही में जो विजेता मिस अर्थ की बनी है मीनासियू चोई, उनको ताज किनके द्वारा पहनाया गया? इस तरह से सवाल पूछेगा। तो याद रखिएगा जो पूर्व विजेता होंगे डेस्टिनी वैगनर, ये कहाँ की हैं? बेनीज की हैं। ये जो है से इनको ताज पहनाई है। आप यहाँ पर पिक देख सकते हैं। ये जो है मिस अर्थ ये बनी है अभी, और पहले ये थी। ठीक है साहब, हाँ पहले ये थी पूर्व। ठीक है, मिस अर्थ थी। मिस अर्थ का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी पर सबसे सुंदरी, मतलब पृथ्वी के, हाँ पृथ्वी सब, हाँ तो ये पहले थी। आपको क्या बुझा रहा है? हाँ चलिए ठीक है ना। तो देखिए क्रिकेटर एक से एक होता है, लेकिन जीतता या हारता तो वही है ना जो खेल में भाग लेता है। हम लोग तो खेल में भाग नहीं लेते हैं, क्या नहीं? तो चलिए, तो ये जो बनी है अभी, ये मिस अर्थ बनी है, मतलब पृथ्वी सुंदरी बनी है। मतलब धरती के मकर रेखा, कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, कहीं भी चल जाइए सबसे सुंदर, हाँ विषुवत रेखा, जो भी रेखा पे जाइए, कहीं भी जाइए धरती के किस, हाँ सब महासागर में भी खोजिएगा तो इतना सुंदर कोई नहीं मिलेगा। समझ रहे? तो सबसे सुंदर जो बनी है, क्या हुआ? हाँ नहीं शूद्र ग्रह पर नहीं, ये यहीं तक शूद्र, ये मिस अर्थ जो होगी ना, ये यहीं पर पृथ्वी तक। समझ रहे हैं? ये मिस अर्थ। और मिस यूनिवर्स बोलेंगे ना तो वो हो गई ब्रह्मांड सुंदरी। मतलब पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, जितना ग्रह है सारे ग्रह से सबसे सुंदर जो होती है वो होती है ब्रह्मांड सुंदरी, मिस यूनिवर्स, जिसे घोषित किया गया था हरनाज सिंधु, जो भारत की थी, भारत की चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज सिंधु। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन बनी थी। ठीक है,